तारकेश्वर अफेयर केस, मंदिर के महंत और एक 16 साल की लड़की की वो प्रेम कहानी जिसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। दोस्तों, जुर्म की जो दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो घटना ब्रिटिश इंडिया में साल 1873 में बंगाल में घटित हुई थी। इस एक घटना ने बंगाल को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये एक ऐसी घटना थी जहां लोग एक हत्यारे के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। ये कहानी है एक मंदिर के ब्राह्मण महंत और 16 साल की लड़की की प्रेम और हत्या की। दुनिया इसे तारकेश्वर अफेयर या महंत एलोकेशी अफेयर के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कबीर और आज मैं आपको सुनाऊंगा तारकेश्वर अफेयर केस के बारे में। आखिर ये पूरी कहानी क्या है और उस जमाने में जब लड़कियां अपनी मर्जी से चौखट तक पार नहीं करती थीं, फिर भी 16 साल की लड़की एक महंत के प्यार में कैसे पड़ गई, और इस कहानी में कातिल कौन है, कत्ल किसका हुआ और अंत में कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में क्या आया, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में जिस घटना की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो घटना 1873 में ब्रिटिश इंडिया के बंगाल में घटित हुई थी। बंगाल के तारकेश्वर नाम के एक गांव में एलोकेशी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एलोकेशी दिखने में काफी खूबसूरत थी। आज से 100-150 साल पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि लड़कियां 12 से 13 साल की होती थीं कि उसकी शादी कर दी जाती थी। एलोकेशी की उम्र भी 13 साल हो चुकी थी और इसके माता पिता भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में लग गए थे। आज भी सरकारी नौकरी वाले लड़कों की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग सरकारी नौकरी वाले को कुछ ज्यादा ही प्राथमिकता देते हैं। ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी और हर पिता की ख्वाहिश होती थी कि अपनी बेटी अकेली है, अच्छा सा कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ही ढूंढे। चूंकि एलोकेशी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इसके माता पिता को रिश्ते ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि सामने से आकर कई लड़के वालों ने ही शादी का प्रस्ताव दिया था, मगर घर वालों ने उन सभी रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया था। इसी बीच एलोकेशी के पिता को पता चलता है कि पास के गांव में उच्च जाति का बंगाली लड़का है जो देखने में भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़का ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में सरकारी नौकरी कर रहा है। ऐसा लड़का ढूंढना तो उस जमाने में लगभग हर पिता का सपना होता था। एलोकेशी के माता पिता की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी का रिश्ता लड़के वालों के यहां भेजा। लड़के का नाम नोबिन था। उस जमाने में लड़की दिखाने या देखने की परंपरा नहीं थी, बस घर घराना और लड़का पसंद आ जाए तो शादी हो जाती थी। नोबिन के घर वालों को सब कुछ पसंद आ जाता है और नोबिन तथा एलोकेशी की शादी हो जाती है। अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखकर नोबिन काफी खुश होता है और अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने लगता है। दोनों कुछ महीने तक साथ रहते हैं, लेकिन आर्मी में नौकरी करने की वजह से नोबिन के ड्यूटी ज्वाइन करने का समय आ जाता है। नोबिन अपनी पत्नी को अपने सास ससुर के घर यानी एलोकेशी को उसी के माता पिता के पास तारकेश्वर गांव में ही छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इसके बाद जब भी छुट्टी होती थी, नोबिन अपने पत्नी के पास आ जाया करता था। इस तरह समय बीतते हुए 3 साल गुजर गए। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर बीतते समय के साथ दोनों एक अलग तरह की परेशानी से जूझने लगे थे। दरअसल इन दोनों की शादी को 3 साल होने को थे, मगर इनके घर किलकारियां नहीं गूंजी थीं। ये वो जमाना था जहां लोग शादी के पहले साल में ही बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे रहते थे। ऐसे में जब 3 साल हो गए और एलोकेशी मां नहीं बनी तो आसपास की महिलाओं ने उसे बांझ कहकर ताना देना शुरू कर दिया। नोबिन अपने अस्तर से पत्नी को समझाता है कि भगवान जब चाहेंगे तो हमारे घर भी बच्चा आ जाएगा, मगर समाज के तानों से एलोकेशी काफी परेशान हो चुकी थी। इन्हीं तानों के बीच एलोकेशी के एक करीबी रिश्तेदार गांव के तारकेश्वर मंदिर के महंत के बारे में एलोकेशी को बताती है। दरअसल तारकेश्वर मंदिर के महंत माधवचंद्र गिरी के बारे में मशहूर था कि वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। इस कारण इनके पास ऐसी तंत्र मंत्र की विद्या और शक्तियां मौजूद हैं जिसके जरिए ये बांझ महिलाओं को मां बनाने का सुख देते हैं। माधवचंद्र गिरी तारकेश्वर मंदिर के महंतों में सबसे पावरफुल थे और पूरे इलाके में इनकी ख्याति थी। अपने रिश्तेदार की सलाह पर एलोकेशी भी फैसला करती है कि संतान का सुख प्राप्त करने के लिए वो भी
तारकेश्वर मंदिर के मुख्य महंत माधव चंद्र गिरी से मिलने जाएगी। इस बात की जानकारी एलोकेशी अपने पति नोबिन को भी देती है कि वो महंत से इलाज करवाने जाएगी ताकि हमारे घर भी किलकारियां गूंज सकें। नोबिन अपनी पत्नी को महंत से इलाज करवाने की इजाजत दे देता है। इस तरह एक दिन एलोकेशी अपनी करीबी रिश्तेदार के साथ मंदिर के महंत के पास अपने बांझपन का इलाज करवाने जाती है। जब मंदिर का महंत माधव चंद्र गिरी पहली बार एलोकेशी को देखता है तो वो भी बस एलोकेशी को देखता ही रह जाता है और पहली ही नजर में एलोकेशी महंत को इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि महंत की नीयत डोल जाती है। जिस रिश्तेदार के साथ एलोकेशी मंदिर आई थी उस रिश्तेदार को महंत मंदिर के बाहर इंतजार करने को कहता है और वो एलोकेशी को लेकर तारकेश्वर मंदिर के अहाते में बने अपने कमरे में लेकर चला जाता है। यहां पर महंत एलोकेशी को एक प्रसाद खाने के लिए देता है और कहता है कि इस प्रसाद के सेवन से ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना सुनने के बाद एलोकेशी तुरंत वहीं पर महंत के बताए अनुसार प्रसाद खा लेती है, लेकिन वो प्रसाद खाते ही एलोकेशी बेहोश हो जाती है। दरअसल एलोकेशी को देखने के बाद महंत की नीयत तो डोल गई थी, इसलिए वो एलोकेशी के साथ गलत करने की नीयत बना लेता है और प्रसाद के नाम पर बेहोशी की कोई चीज मिलाकर एलोकेशी को प्रसाद खाने के लिए दे देता है। जब एलोकेशी बेहोश हो जाती है तो महंत उसके साथ बलात्कार करता है। कुछ समय बाद जब एलोकेशी की बेहोशी टूटती है तो उसे भी पता चल जाता है कि महंत ने उसके साथ गंदा काम किया है। एलोकेशी महंत का विरोध करना शुरू कर देती है, लेकिन महंत कहता है कि अगर तुमने इस बारे में बाहर किसी को भी बताया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। एलोकेशी को अच्छे से पता था कि महंत की पहुंच काफी ऊपर तक है और वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा महंत था, इसलिए अगर एलोकेशी महंत के खिलाफ कुछ बोलती तो कोई भी इसका विश्वास नहीं करता। इसलिए एलोकेशी चुप रहने का ही फैसला करती है। इसके बाद एलोकेशी को वो महंत कुछ दिनों बाद फिर बुलाता है और एक बार फिर से उसके साथ बलात्कार करता है। इस बार भी एलोकेशी कुछ नहीं कहती है और खामोश रहती है। बीतते समय के साथ एलोकेशी और महंत के बीच मेल जोल का सिलसिला भी बढ़ जाता है। दरअसल धीरे धीरे एलोकेशी भी महंत को पसंद करने लगती है और वो भी चोरी चुपके महंत से मिलना शुरू कर देती है और जब भी मौका मिलता ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसा कई महीनों तक चलता रहता है। महंत और एलोकेशी को लगता है कि उनके इस अवैध संबंध की जानकारी किसी को नहीं है, मगर प्यार भला छुपाने से कहां छुपता है। किसी ना किसी तरीके से ऐसे रिश्तों की आहट लोगों को लग ही जाती है। ऐसा ही एलोकेशी और महंत के अफेयर में भी हुआ। धीरे धीरे गांव और फिर आसपास के इलाकों में महंत और एलोकेशी के प्यार के चर्चे होने शुरू हो गए। इधर 24 मई 1873 को एलोकेशी के पति नोबिन छुट्टी मिलने पर अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल तारकेश्वर जाता है। नोबिन अपनी पत्नी से मिल पाता उससे पहले ही गांव में घुसते ही लोग उसे बड़ी ही अजीब नजरों से घूरना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उसे नामर्द तक बुलाने लगते हैं। नोबिन कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन गांव के दूसरे छोर पर कुछ लोग नोबिन से मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि कैसे तुम्हारी पत्नी महीनों से इस मंदिर के महंत से मिल रही है और दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये वो जमाना था जब हत्या के मुकाबले एडल्ट्री को बड़ा गुनाह माना जाता था। ये सब सुनकर नोबिन की खुशी अब गुस्से में बदल जाती है। नोबिन सीधे अपने घर पहुंचता है और पत्नी से मिलते ही पूछता है कि मैं ये सब क्या सुन रहा हूं। अच्छा है कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बता दो, क्या तुम्हारा संबंध मंदिर के महंत से है? इतना सुनते ही एलोकेशी नोबिन के कदमों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं महंत की बातों में आकर और उसके प्रभाव को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी, इसलिए हमने संबंध भी बनाना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे यहीं पर खत्म कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है और इसकी जो सजा तुम मुझे दोगे मुझे मंजूर होगी। एलोकेशी तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लेती है और हर सजा के लिए तैयार भी हो जाती है, मगर नोबिन चूंकि एलोकेशी से बेपनाह प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को एक और मौका देने का फैसला करता है और फिर अपनी पत्नी को जमीन से उठाकर गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है। अगले 3 दिन तक यानी 24 मई से 27 मई तक नोबिन अपनी पत्नी के ही साथ रुकता है
इसी बीच नोबिन और एलोकेशी प्लान बनाते हैं कि गांव में उन्हें सम्मान के साथ कोई नहीं रहने देगा, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों यहां से दूर जाकर कहीं रहें। प्लान के मुताबिक 27 मई 1873 को नोबिन अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर महंत के गुंडे नोबिन का रास्ता रोक लेते हैं और एलोकेशी को गांव से बाहर ले जाने का विरोध करने लगते हैं। महंत के गुंडे नोबिन के साथ मारपीट भी करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन गुंडों को महंत ने खुद ही एलोकेशी को रोकने के लिए भेजा था, क्योंकि महंत को एलोकेशी और नोबिन के गांव छोड़ने की जानकारी एलोकेशी के माता पिता ने ही दे दी थी। कहा जाता है कि एलोकेशी का महंत से अवैध संबंध एलोकेशी के माता पिता की मर्जी से था और एलोकेशी के माता पिता नहीं चाहते थे कि एलोकेशी गांव छोड़कर जाए, इसलिए उसने महंत को जानकारी दे दी थी। जब महंत के गुंडे नोबिन और एलोकेशी को गांव के बाहर जाने से रोकते हैं तो इस पर नोबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आपे से बाहर होकर अचानक अपने पास मौजूद फिश नाइफ यानी बोटी से सीधे अपनी पत्नी एलोकेशी के गर्दन पर वार करता है और एक ही वार में पत्नी का सर धड़ से अलग कर देता है। उस समय एलोकेशी की उम्र महज 16 साल थी। नोबिन के ऐसा करते ही महंत के गुंडे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नोबिन अपनी पत्नी का सर अपनी गोद में लिए पत्नी की लाश के पास बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। जब उसका गुस्सा कुछ शांत होता है तो वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों से अपनी प्रिय पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वो खुद को संभालता है और एक हाथ में फिश नाइफ तथा दूसरे हाथ में पत्नी की कटी हुई मुंडी लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और सारी कहानी सुनाकर सरेंडर कर देता है। पुलिस पूरी कहानी जानने के बाद तुरंत नोबिन को गिरफ्तार कर लेती है और अब मामला कोर्ट में चला जाता है। इधर नोबिन द्वारा अपनी ही पत्नी के हत्या की खबर धीरे धीरे पूरे आसपास के गांव में फैल जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि पत्नी का नाजायज संबंध मंदिर के महंत से था, इसलिए नोबिन ने पत्नी की हत्या कर दी, तो लोग नोबिन के खिलाफ जाने की बजाय इस हत्या का समर्थन करने लगते हैं और नोबिन की रिहाई की मांग करने लगते हैं। लोगों की यह राय थी कि नोबिन ने जो कुछ भी किया अपने सम्मान को बचाने के लिए किया, उसे अपने सम्मान को बचाने का पूरा हक है, इसलिए उसने जो भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं। लोगों की नजर में इस हत्या का असल दोषी महंत था, जिसने पहले तो नोबिन की पत्नी के साथ गलत किया और फिर नोबिन को गांव से बाहर जाने से रोकते हुए उसे अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंचती गई, लोगों का समर्थन नोबिन के प्रति बढ़ता चला गया। कमाल की बात तो यह थी कि उस जमाने में जो भी न्यूज़पेपर आते थे उन सभी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर करना शुरू कर दिया। इस तरह इस केस की जानकारी पूरे बंगाल में फैल गई। अब वैचारिक तौर पर बंगाल 2 हिस्सों में बंट चुका था। काफी लोग ऐसे थे जो इस हत्या को जायज करार देते हुए नोबिन को रिहा करने और महंत को सजा देने की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस हत्या को अंजाम देने के लिए नोबिन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इधर पुलिस ने नोबिन के साथ साथ मामले की छानबीन करने के बाद महंत को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस केस की सुनवाई हुगली सेशन कोर्ट में शुरू होती है और इस केस को भारतीय जज सुनते हैं। केस की सुनवाई के दौरान माहौल ऐसा बन गया था कि आम जनता से कोर्ट परिसर भर जाता था। लोग नोबिन के समर्थन में नारे लगाने लगते थे। पत्रकारों की जबरदस्त दिलचस्पी से पूरे बंगाल की नजर एक एक हियरिंग पर होती थी। नोबिन की ओर से यह केस उस जमाने के बंगाल के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाने वाले उमेश चंद्र बनर्जी लड़ रहे थे। नोबिन के वकील की ओर से दलील दी गई कि जब नोबिन को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में मालूम चला तो नवीन गुस्से की हालत में आपा खो बैठा। नोबिन कुछ समय पागलपन की स्थिति में चला गया और वो जो कुछ कर रहा था उस पर उसका कुछ भी नियंत्रण नहीं था, बल्कि ये उसके पागलपन का रिएक्शन था। हुगली सेशन कोर्ट के जज ने नोबिन के वकील की इस दलील को मानते हुए उसे बरी कर दिया। दूसरी तरफ महंत को एडल्ट्री के आरोप में गुनहगार मानते हुए 3 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा हुगली सेशन कोर्ट की ओर से इस केस को आगे की सुनवाई के लिए कोलकाता हाई कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया। लोगों ने कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर भी इस केस की एक बार फिर से कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस बार केस की सुनवाई कर रहे जज में एक भी भारतीय जज को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि अब सुनवाई केवल अंग्रेज जज कर रहे थे।
लंबी सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जजों ने माना कि नोबिन ने पत्नी की हत्या एंगर, जेलसी तथा दुख की वजह से की, लेकिन नोबिन को पता था कि वो जो कर रहा है गलत है। इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने हुगली सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी की हत्या के जुर्म में धारा 302 के तहत नोबिन को सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। दूसरी तरफ महंत के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी हुगली सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महंत को 3 साल की कैद और 2000 का जुर्माना लगाया। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद मानो बंगाल में भूचाल सा आ गया। लोग सड़कों पर उतरकर नोबिन के समर्थन में तथा कोलकाता हाईकोर्ट के विरोध में नारेबाजी करने लगे और कई जगह जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगा। कमाल की बात तो यह थी कि इन विरोध प्रदर्शनों में और नवीन का समर्थन करने वाले लोगों में आम लोग ही नहीं बल्कि उस समय के पढ़े लिखे लोग और ऊंची हैसियत रखने वाले लोग भी शामिल थे। इसी दौरान समाज में ऊंची पहुंच रखने वालों ने नवीन के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू कर दिया और नवीन की सजा को खत्म करने के लिए अदालतों में याचिका दायर करनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उस समय नोबिन के समर्थन में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किया था ताकि नोबिन को जेल से रिहा किया जा सके। इन सब में समय बीतता गया और अपनी 3 साल की सजा पूरी करने के बाद तारकेश्वर मंदिर का महंत जेल से रिहा हो गया। कुछ समय बाद एक बार फिर से महंत के समर्थकों ने उसे मंदिर का महंत बना दिया। इससे लोगों का गुस्सा फिर से बढ़ना शुरू हो गया और एक बार फिर से लोगों ने नवीन को जेल से रिहा करने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया और आखिरकार लोगों के भारी दबाव की वजह से कोर्ट ने 2 साल बाद नोबिन को जेल से रिहा कर दिया। नोबिन समाज का एक हीरो बन चुका था, मगर पत्नी की हत्या करके आजादी के बावजूद वो गिल्टी फील करने लगता है। नोबिन के बारे में कहा गया कि जेल से आजादी मिलने के बाद दुख की वजह से ये किसी अज्ञात जगह चला गया और बंगाल से इसने अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेल से रिहाई के बाद नोबिन ने अपनी बाकी की जिंदगी काला पानी नाम की जगह पर जाकर बिताई थी ताकि वो पुरानी यादों को भुलाकर वहां चैन से रह सके। दोस्तों, आपकी नजर में नोबिन और महंत में से ज्यादा दोषी कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जुर्म की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।